बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में हम I2C का जो कुछ थोड़ा सी पॉइंट्स बाकी रह गए थे उसकी थ्योरी के हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा, और आपके सामने जो प्रोटीज की सिमुलेशन खुली हुई है जिसमें I2C को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और I2C को एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं रियल टाइम क्लॉक RTC, और उसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे और उसको उसका कोड चला कर देखेंगे। तो आज की क्लास का हमें इंशाल्लाह ये प्लान है। सो लेट्स स्टार्ट। I2C को हमने उसका टाइमिंग डायग्राम देखा था, और बल्कि मैं आप स्टार्ट ही नहीं से टाइमिंग डायग्राम से करता हूँ। कुछ चीज़ें उसमें जो रह गई थी आपको मैंने उस वक्त आपको मेंशन नहीं की थी। मैंने चाह रहा था कि आप लोगों को ओवरवेलम कर दूँ मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से, लेकिन अब आप क्योंकि अगर पहला लेक्चर देख चुके हैं और समझ चुके हैं तो इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें भी समझने में आसानी होगी। तो ये हम स्लेव मोड में, यानी कि अगर आप हमने देखा था कि I2C के ज़रिए से आप मल्टीपल स्लेव के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ये स्लेव का रिसेप्शन मोड, यानी कि स्लेव ने डाटा को रिसीव करना है। आप स्लेव ने डाटा को रिसीव करना है तो इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले कि आपका मास्टर जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको ये मेंशन किया था कि यहाँ पर एक स्टार्ट बिट होती है, सॉरी स्टार्ट सीक्वेंस होता है, यानी कि स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का एक सीक्वेंस होता है और एक स्टॉप सीक्वेंस होता है। तो इसको एक और तरीका देखने का ऐसे है कि आपके पास जब क्लॉक हाई हो, यानी आपके पास क्लॉक हाई हो और आपका पास जो डाटा एड्रेस की बिट है वो लो हो जाए। ठीक है, तो आपकी क्लॉक नहीं आ रही, ठीक है, क्लॉक आपकी जीरो है यहाँ से, आपकी सॉरी हाई चलिए, आपकी वो पुलअप हुई है क्लॉक भी और डाटा भी। क्लॉक आपका पुलअप ही हो लेकिन क्लॉक आपका हाई हो, उस वक्त आपका डाटा की लाइन अगर लो होती है तो वो स्टार्ट सीक्वेंस की इंडिकेशन है। मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रहा था कि आपको याद रहे। और स्टॉप सीक्वेंस भी ऐसे ही कि क्लॉक आपकी हाई हो जाए, जैसे स्टार्ट में भी क्लॉक हाई होगी थी, स्टार्ट में क्लॉक हाई थी, तो स्टार्ट सीक्वेंस के लिए, इसी स्टॉप सीक्वेंस के लिए भी क्लॉक हाई होनी चाहिए। दोनों के लिए कॉमन कंडीशन क्या है कि क्लॉक हाई होनी चाहिए। और क्लॉक हाई है और उस वक्त आपकी अगर डाटा जो है वो भी हाई हो जाए तो ये इसकी स्टॉप कंडीशन है। देखिए, आप डाटा आपकी बिट खत्म हो गई, आपका जो आपने डाटा रिसीव करना था, उसके बाद आपने क्लॉक को हाई के ऊपर होल्ड कर लिया और उसके बाद आपने डाटा को भी हाई कर दिया, तो ये स्टॉप की कंडीशन है। ठीक है, तो ये स्टॉप और स्टार्ट की कंडीशन। ठीक है, तो इसमें और क्या चीज़ थी, एक तो ये कि मैंने आपको यहाँ पर आपने देखा था कि आपके पास जो एड्रेस है वो आपके पास 7 बिट का एड्रेस है। ठीक है, 7 बिट के एड्रेस में अगर आप देखें तो आपके पास टोटल कितनी डिवाइसेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, 7 एड्रेसेस, इसका मतलब 2 पावर 7 इज 128, लेकिन 128 डिवाइसेस आप लगा नहीं सकते। नॉर्म इसमें कुछ एड्रेसेस होते हैं जो कि रिजर्व है। अब यहाँ पर एड्रेस आएगा ना, तो अगर आपने एक डिवाइस लगाई जो कि जीरो पे लगेगी तो सब यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो जिस डिवाइस का एड्रेस जीरो है वो अपने आप को डिटेक्ट कर लेगा भी मेरा एड्रेस जीरो, और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास असूलन 128 डिफरेंट डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एड्रेसेस रिजर्व होते हैं और टोटल जो आप एड्रेस डिवाइस लगा सकते हैं वो 112 है। यानी कि अगर 7 बिट की अगर आप एड्रेसिंग कर रहे हैं तो आपको 112 डिवाइसेस आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा के उनको अलग अलग एड्रेस असाइन करके उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली कभी भी आपको, मैंने तो अभी तक नहीं देखा ज़िंदगी में कि कहीं पर एक सर्किट बोर्ड के ऊपर इतने सारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन हो रही हो एक साथ। नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 2 4 5 डिवाइस मैक्सिमम होंगी, लेकिन बहरहाल ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। और ये इसका 7 बिट मोड है। अगर 10 बिट मोड हो जाएगा तो उसमें 1000 से ज़्यादा डिवाइसेस आप ग्रांट कर सकते हैं। उसमें मुझे नहीं मालूम कि उसमें रिजर्व्ड एड्रेसेस कितने होते हैं, आई एम नॉट श्योर। इसमें जो है 112 आपको मिलेंगे डिवाइसेस, बाकी सारे के सारे रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये एक बात थी जो कि लास्ट टाइम मिस हो गई थी। और अच्छा, एक और चीज़ एक हमने देखी थी, ऐक होती है, ऐक। ये हम देखा था कि ऐक आपकी मिसाल के तौर पर अगर रिसेप्शन हो रही है, अब ये ऐक कौन जनरेट करेगा, ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा रीइंफेसाइज करना चाह रहा था। ऐक कौन जनरेट करेगा, और आपके पास यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर रिसेप्शन करनी है, तो यानी कि आपके पास जो जो डिवाइस डाटा को रिसीव करी वो आपका स्लेव है, यानी कि स्लेव डाटा को रिसीव कर रहा है। तो जब आपके पास यहाँ पर डाटा आया और फिर उसके बाद रीड राइट की इंफॉर्मेशन आ गई, लेट मी जस्ट टर्न दिस फोन ऑफ, प्लीज गिव मी अ सेक, इट्स बॉदरिंग मी, just pause this and I'll start again. Alright class, I'm back. I'm sorry for that disturbance. मैंने फ़ोन को साइलेंट में करना भूल गया था। Alright, so हम कहाँ पर थे? So we were saying कि हमने यहाँ पर हमने ऐक और नैक को देखना है। ठीक है, कि ऐक ऐक क्या होता है और नैक का आपने नाम शायद पहले ना सुना हो। तो
एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि आपने अब यहाँ पर अगर मास्टर से डाटा रिसीव करना है तो सबसे पहले एड्रेस आएगा स्लेव डिवाइस का, ठीक है। ये 7 बिट में एड्रेस आ जाएगा। जो जिस स्लेव राइफ ने जिस स्लेव ने कम्युनिकेशन करनी है वो जो है आप उसको एक्नॉलेज कर देगा, ठीक है। एक उसके बाद यहाँ पर एक बिग बिट आती है एक्स्ट्रा, जो कि ये आपका मास्टर बताया गया, मैंने रीड करना है, राइट करना है। उसके बाद आपका जो इस आपने याद ये रखना है कि इस डाटा को, ये जो डाटा पहले आ रहा है, इसको रिसीव करने वाले जो भी डिवाइस है वो एक्नॉलेज जनरेट करेगी, ठीक है। अभी इसको यानी कि इस एड्रेस को कौन रिसीव कर रहा है? इस एड्रेस को स्लेव रिसीव कर रहा है, ठीक है। मास्टर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, एड्रेस डाला, इस एड्रेस को किसने रिसीव किया? स्लेव ने रिसीव किया। तो स्लेव जो है वो 1 सेकंड के लिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को लो 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 करेगी, ठीक है। अब स्लेव ने लो करना है। अब उसके बाद फर्दर डाटा किसने भेजना है? फर्दर डाटा मास्टर ने भेजना है। तो मास्टर दोबारा डाटा अब इसको नेक्स्ट बाइट, अब ये डाटा बिट है, ये अब ये 8 बिट की है। ये 7 बिट का डाटा था और एक जो बिट थी वो थी रीड और राइट की। अब उसने 8 बिट का डाटा भेजा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो दोबारा डाटा लाइन को 1 सेकंड के लिए रिलीज करेगा और इसको फिर ये कौन ड्राइव करेगा? इसको स्लेव ड्राइव करेगा, बताएगा भी मैंने एक और बाइट रिसीव कर ली है। सिमिलरली यहाँ पर एक और बाइट आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की जगह यहाँ पर हाई आया हुआ है, यानी कि उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं किया आपके स्लेव ने। ये क्यों नहीं किया, इसको हम देखते हैं। लेकिन पहली चीज़ है कि इसको ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि ये एक्नॉलेजमेंट की नफ़ी है। तो इसको जो है वो ऐक की जगह इसको नैक कहते हैं। आपने कई दफ़ा अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप ये ऐक और नैक का लफ्ज़ सुनेंगे। तो ऐक होता है कि ये इसकी शॉर्ट कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, इसे ACK, इसे ऐक कहते हैं। और नैक होता है कि नॉट एक्नॉलेज, कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, कहीं भी कोई मसला है। अब कई दफ़ा नैक जो होता है वो आर्किटेक्चर का या प्रोटोकॉल का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है यहाँ पर जिस तरह से नैक जो है वो किसी वजह से है, और वो वजह क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पर, ये देखें अब क्या होता है कि आपके पास जब एक बाइट पूरी आपकी रिसीव हो जाती है तो आपके पास इंटरनली जो आपकी स्लेव के अंदर, ये स्लेव के अंदर फ्लैग जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपने इस आई कि अगर आपने इनेबल किया हुआ है इंटरप्ट को तो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर आपके पास ये एक फ्लैग होता है सर, जिसे कहते हैं BF, यानी कि बफर फुल का फ्लैग यहाँ पर जनरेट हो रहा है, बफर फुल का। और इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने इंटरप्ट सिलेक्शन नहीं भी की हुई तो अगर आप BF की पोलिंग कर रहे हैं, BF को पोल करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई बफर मेरा फुल हो गया है, ठीक है। और ये BF जो है, ये जो फ्लैग, ये क्लियर कब होगा? ये देखिए यहाँ पर जब आपका बफर को आप रीड कर लेंगे तो ये इसको तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि बफर को रीड कर लिया गया। और इसी तरह फिर एक अगर आपने फ्लैग सेट किया हुआ तो वो फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, आपने फ्लैग सेट कर लिया, आपने जो डाटा आई थी या जिसको आपने रीड कर लिया आपके स्लेव ने, तो यहाँ पर एसबफ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डाटा बाइट आई, यहाँ पर नेक्स्ट डाटा बाइट आई, आपने उसको, स्लेव ने उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया और दोबारा इंटरप्ट आ गया, यहाँ पहले बफर फुल हो गया और इंटरप्ट जनरेट हो गया। अब एक और नेक्स्ट डाटा बाइट आ रही है जो कि आखिरी डाटा बाइट है। और जब वो आई तो जब यहाँ पर डाटा मुकम्मल हुआ, ठीक है, तो उसने उस डाटा को शिफ्ट रजिस्टर में जो डाटा था उसको बफर में शिफ्ट करना है। अब बफर जो है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं, ये बफर फुल आ रहा है, ठीक है। ये BF का सिग्नल अभी तक हाई है। अगर BF का सिग्नल हाई है तो जो शिफ्ट रजिस्टर में डाटा है वो उसको बफर में राइट नहीं हो सकेगा, तो इसलिए उसने यहाँ पर नैक जनरेट कर दिया, यानी कि एक्नॉलेज नहीं किया। तो कहा कि मेरा अभी तक डाटा मैंने बफर के अंदर नहीं आया, जब बफर के अंदर डाटा आ जाएगा तब वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होगा, भाई डाटा मैं उसने रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर इसीलिए ये यहाँ पर ऐक नहीं आया, यहाँ पर नैक आया है, ठीक है। तो ये एक नैक सिग्नल है, यानी कि नॉट एक्नॉलेज सिग्नल, ठीक। और उस वक्त ये फ्लैग भी एक सेट हो जाएगा। ये फ्लैग जो है ये ओवरफ्लो का फ्लैग है। आप मेरे ख्याल से SSP कॉन 1 के अंदर ये मौजूद है, अभी हम इसको देखेंगे। ये एक फ्लैग मौजूद है जो कि ये बताता है कि ओवरफ्लो हो गया, यानी कि एक मेरा बफर में पहले से डाटा फुल था और नया डाटा आ गया भाई, तो वो ये फ्लैग जनरेट कर देगा, इसको ये ओवरफ्लो फ्लैग है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिसेप्शन। तो लेट्स क्लियर दिस और लेट्स सी अगर हमने कि अगर ट्रांसमिशन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताई थी, इसको आप फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी क्योंकि मैं वहाँ पास क्लास करता हूँ, लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि ये CKP क्या होता है, ठीक है। ये CKP यहाँ पर एक सिग्नल आपको आ रहा है नजर, ऊपर भी है। ये CKP क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू। लेट मी जस्ट ऊपर जाते हैं। ये CKP है कि क्लॉक रिलीज करना, ठीक है। कि क्लॉक को जब बंद होगा तो क्लॉक
को आप स्लेव जब उसको 1 सेट होगा तो क्लॉक रिलीज कर दी जाएगी, अब 0 होगा तो क्लॉक को होल्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। और दूसरी ये वो वाला है ओवरफ्लो, जो मैंने आपको बताया था जो ओवरफ्लो बिट सेट हुई थी। तो सी के किधर गया, सी के पी याद रखिएगा कि जब आपने क्लॉक को, स्लेव क्लॉक को अगर होल्ड कर लेगा तो वो उसको 1 करेगा और फिर क्लॉक को होल्ड कर लेगा, ठीक है। 1 करने का मतलब उसने क्लॉक को होल्ड कर लिया। ये स्लेव ट्रांसमिशन है, इसको मैं सीधा करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने इसी तरह आपने, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आपने यहाँ पर ट्रांसमिशन करना है, यानी कि स्लेव ने ट्रांसमिट करना है, स्लेव ने डाटा को ट्रांसमिट करना है। आप स्लेव डाटा को में ट्रांसमिट करना है, इसका मतलब है कि जो रिसीव करने वाला है वो मास्टर होगा, लेकिन सबसे पहले उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए मास्टर ही इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन। उसने यहाँ पर स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट किया, उसने यहाँ पर स्लेव का एड्रेस दे दिया और यहाँ पर रीड का सिग्नल यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पर आपके ये स्लेव ने एक्नॉलेज सिग्नल को हाई कर लिया, मतलब कि एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट किया, उसने उसको लो किया कि भाई मैंने एक्नॉलेज कर लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो क्लॉक को होल्ड कर रहा है। क्लॉक को होल्ड करने के लिए वो जो है वो यहाँ पर जीरो कर देगा, यानी कि जब इंटरनली स्लेव में 0 आएगी इसका मतलब उसने क्लॉक को होल्ड कर दिया। जब सी के पी 1 है इसका मतलब उसने क्लॉक को रिलीज कर दिया, यानी कि अब वो जो मास्टर है वो क्लॉक को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। जब उसने होल्ड किया हुआ नीचे तो कोई और कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये होल्डिंग, ये मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। बाकी सब आप इस टाइमिंग डायग्राम को फॉलो करें, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे ये कि इस टाइमिंग डायग्राम में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, SPIF यहाँ पर ये हाई लो क्यों हो रहा है, ये BF यहाँ पर हाई लो क्यों हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, ठीक है। ओके, सो लेट्स यहाँ पर इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि इसको इस्तेमाल करने कैसे करना है, हम इसको एग्जाम्पल करेंगे। अभी नेक्स्ट काम क्या, मैं एग्जाम्पल करूँगा, फिर आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन आपको मैं बता दूं कि I2C और SPI में फ़र्क क्या है और दोनों में से बेहतर अच्छा किस हवाले से कौन सा है। तो मैं इंशाल्लाह होपफुली बात है आज की क्लास में इंशाल्लाह एंड में कवर करूँगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे कवर करा लूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने I2C की कम्युनिकेशन करनी है, और I2C की कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एज बिफोर हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है। आप यहाँ पर हार्डवेयर लाइब्रेरी में आएंगे, आपके पास माइक्रो सी की, तो वहाँ पर आपको I2C लाइब्रेरी मिल जाएगी। I2C लाइब्रेरी में जो सारे के सारे आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं, उसमें जो ज़रूरी फंक्शन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है I2C init, जो कि I2C को इनिशलाइज कर देगा। स्टार्ट यानी कि यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी देंगे, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपने स्टार्ट करना है, I2C init कि आपने किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है। नॉर्मली I2C की कम्युनिकेशन जो है वो 100 किलोबाइट एक्सटेंडेड है, जैसे उन्हें यहाँ पर भी उन्होंने बताया है 100 किलोबाइट इज स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी फॉर I2C कम्युनिकेशन। ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उस स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मली ये फॉलो होती है, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। उसके बाद I2C स्टार्ट क्या करेगी कि वो स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट करेगी, ठीक है। हमें याद है, हमने जो अभी देखा हमें स्टार्ट सीक्वेंस, वो स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट कर देगा आपका ये I2C स्टार्ट से I2C स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट होगा। रीस्टार्ट क्या होता है उसको हम इस में देखेंगे। आइडल, I2C इज आइडल, यानी कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि I2C आइडल उस वक्त कब होगा जब ये दोनों के दोनों आपके पास जो क्लॉक और डाटा दोनों जब हाई होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आइडल स्टेट है, नहीं कि अभी कोई कम्युनिकेशन इस लाइन के ऊपर नहीं हो रही। तो आइडल कम्युनिकेशन आप चेक करने के लिए मुमकिन है आपने मल्टीपल डिवाइसेस लगाई हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि आप देखें भाई अभी वो आइडल है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आप ये फंक्शन इफ इज आइडल कॉल कर सकते हैं। इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो अगर फ्री होगी आपकी I2C बस तो आपके पास ट्रू आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। ओके, राइट, ये हो गया। ओके, और रीड, ये है रीड आपके पास I2C रीड क्या करेगा आपके पास, रिटर्न्स 1 बाइट फ्रॉम दी स्लेव, ठीक है। जो आप एक बाइट आपकी स्लेव में से करेंगे उसको ही देखेंगे। आपने एक वेरिएबल बनाया करेक्टर, उसमें आपने रीड किया, और रीड करने में एक और आप एक इसको पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर ये है इसका, में देखें पैरामीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, रिक्वायर्स I2C, इधर क्या I2C रीड, आई जस्ट मिस्ड इट या ओके। I2C रीड एक इसमें आपको इसको पैरामीटर पास करेंगे, उसमें आपको ये बताएंगे कि तुमने एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है कि नहीं करना। लेट मी सी, रिटर्न्स 1 बाइट, ऑलराइट, इसमें ठहरे हैं, ये देखिए reads 1 byte from the slave, sends not acknowledgement signal if perimeter ACK is 0, otherwise sends an acknowledgement। अब आपने acknowledgement यानी कि ACK का सिग्नल इस रीड करने के बाद, क्योंकि
शायद मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर अब क्योंकि ये देखें, यहाँ पर आपका डाटा जो रीड, जो मैंने आपको बताया कि जो डाटा रीड कर रहा है वो एक्नॉलेज सिग्नल को जनरेट करेगा। अभी यहाँ पर आपका जो डाटा एक्सेप्ट करे, आपने डाटा ट्रांसमिशन जो है वो आपका स्लेव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपका स्लेव डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, इसको रिसीव करने वाला जो है वो मास्टर है। तो आपके पास यहाँ पर तो ये जो एक्ट था ये आपके स्लेव ने जनरेट किया था, क्यों? क्योंकि ये एड्रेस आपके स्लेव ने रिसीव किया। लेकिन अब जो डाटा ट्रांसमिट करना है वो आपके स्लेव ने ट्रांसमिट करना है। अब स्लेव डाटा ट्रांसमिट करेगा तो एक्नॉलेजमेंट कौन जनरेट करेगा कि मुझे डाटा मिल गया है? स्लेव नहीं करेगा, ये मास्टर करेगा, ठीक है। तो ये मास्टर यानी कि स्लेव इसके बाद एक साइकिल के लिए उसकी जो आपकी डाटा लाइन को रिलीज कर देगा और मास्टर उसका एक्ट जनरेट करेगा कि मैंने उसको रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो कि मैं आपको लास्ट में बताना भूल गया था। और लेट्स गो बैक टू दी ओके हेल्प फाइल। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपने एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है या नहीं करना। अगर आप इसमें रीड के ये जो आपने फंक्शन कॉल किया है इसमें अगर आप इसकी जगह अगर आप 0 लिख के रीड करेंगे तो वो रीड के बाद एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, 1 करेंगे तो वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। ये मैं बात आपको बताना चाह रहा था। और राइट जो है वो राइट क्या करेगा, वो आपके पास I2C राइट वो 1 बाइट को राइट कर देगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है इसमें ये कि अगर आप एड्रेस राइट कर रहे हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पर आप मास्टर हैं, मिसाल के तौर पर आप मास्टर हैं और आपने किसी स्लेव डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो आपके पास सबसे पहले जो आप भेजेंगे वो आपने भेजना है उस स्लेव डिवाइस का एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आपने जो बाइट भेजनी है वो स्लेव डिवाइस का एड्रेस है, और ये आपके पास जो MSB हैं सारी की सारी वो उस डिवाइस का एड्रेस होगा, और जो आखिरी बिट है वो होगी आपके पास रीड राइट की बिट, ठीक है। आपका एड्रेस सिर्फ पहली 7 बिट में होगा और आखिरी बिट में उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, और ये स्टॉप, जब ये I2C स्टॉप है तो वो स्टॉप सीक्वेंस जनरेट कर देगा। स्टॉप सीक्वेंस कौन सा होता है? जो कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास ये स्टॉप सीक्वेंस जनरेट होता है, ठीक है। ये आपके पास स्टॉप सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट होगा, ऑलराइट। तो जब आप तो उसका मतलब है कि आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें इसमें इन्होंने एक सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है। जब आपकी ये मेरे ख्याल से 2402 में खास ईस्ट पे रॉम होती है एक्सटर्नल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहरहाल तो ये से कम्युनिकेशन की भी है, और हाँ ईस्ट पे रोम है। तो इसने ईस्ट पे रोम एक एक्सटर्नल लगाई हुई है इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो I2C में हो रही है। उसके लिए उसने बेसिक सा कोड यहाँ पर बना के लिखा हुआ है कि आप I2C इनिट से आप इनिशलाइज कर लेंगे 10, जिससे यहाँ पर 10 किलो बिट्स पर सेकेंड के ऊपर ये कम्युनिकेशन होगी। ये आप पहले उससे स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट करेगा, फिर ये उसका एड्रेस राइट कर रहा है, यानी कि जो भी ये डिवाइस है इस डिवाइस का एड्रेस होगा, और उसके बाद ये डाटा एड्रेस, यानी कि वो क्योंकि ये ई स्क्वायर पी रॉम है, तो ई स्क्वायर पी रॉम के लिए यहाँ पर देखें, भले यहाँ पर लिख लेते, ई स्क्वायर पी रॉम का डिवाइस एड्रेस नहीं है। ई स्क्वायर पी रॉम का जिस एड्रेस पे उसने राइट या रीड करना है उसका एड्रेस भेज रहा है, और फिर डाटा भेज रहा है कि मैंने उस पर ये डाटा और फिर स्टॉप। तो ये एक इसका बेसिक सा सीक्वेंस है। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाई है और वो मैं आपको दिखाता हूँ चलाकर। सो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि एक तो ये कि अगर आप देखें प्रोटियस में I2C का एक डीबगर मौजूद है, जिसमें जो डाटा I2C के लाइन पे कम्युनिकेशन हो रही है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पर वही लाइंस जो कि हमने SPI के लिए इस्तेमाल की थी, यहाँ SCK और SDI, वही लाइंस के ऊपर हम SCL और SDA भी कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि I2C के कम्युनिकेशन भी इन्हीं लाइंस के ऊपर होगी। और उसमें हमने एक SCL है यानी कि यहाँ क्लॉक वाली, और एक SDA यानी कि जो डाटा और एड्रेस की पिन है। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जिसका नाम है DS1307, जो कि रियल टाइम क्लॉक है। इस रियल टाइम क्लॉक की SCL के साथ मैंने यहाँ पर SCL लगा दिया और SDA के साथ SDA लगा दिया, तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पर हो गई। इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, इसको एक क्रिस्टल चाहिए होता है जो कि हम इंशाल्लाह इसकी डाटा शीट में देखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर मैंने इन्हीं पिन्स को मैंने पुल अप कर दिया, ठीक है। इन पिन्स को यही पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मैंने 4.7K का रजिस्टर लगाकर उसको मैंने 5 वोल्ट से पुल अप कर दिया, ठीक। तो यानी हमने कहा था कि ये ओपन कलेक्टर या ओपन ड्रेन होती हैं, तो इसको पुल अप करना ज़रूरी होता है। तो इसका हमने यहाँ पर पुल अप कर लिया ना, हमारा हार्डवेयर सर्किट तैयार है। अब ये DS1307 क्या चीज़ होती है, मैंने इसकी डाटा शीट, आप इसको गूगल पे सर्च करें, इसकी DS1307 DS1308 ये रियल टाइम क्लॉक होती है। इसकी डाटा शीट मैंने भी नेट से अभी ही थोड़ी देर पहले डाउनलोड की है, और ये इसका डाटा शीट है DS1307 DS1308, और ये आपके पास रियल टाइम क्लॉक है, यानी कि ये आपको क्लॉक दे देगी। इसका जो डाटा रिटर्न है, इसको इस डाटा शीट को देखें आप एज एन एम्बेडेड सिस्टम आप
इंजीनियर, आपने जो बनी हुई लोगों की डिवाइसेज हैं उनको पढ़ के, उनकी डाटा शीट पढ़ के समझ के उसको इस्तेमाल करना आपका स्किल होना चाहिए। तो आपको अगर ऐसी डाटा शीट मिलती है तो वो उसको पढ़ना और समझना इज़ पार्ट ऑफ योर स्किल सेट, जो कि आपके पास होना चाहिए। इसको आप दिस इज़ योर, मैं पूरा इसको नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने ये, इसको आप पढ़ें, इसको और से देखें। अगर आपने एक्चुअली इस्तेमाल करना है, आपके काम आएगा बहुत। अगर आपने कहीं पर क्लॉक आपको चाहिए, रियल टाइम क्लॉक, तो उसमें आपके पास जो डाटा आएगा आपके पास, मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपके पास करंट सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेट, टाइम, मंथ, और आजकल जो है वो इसके पूरे मॉड्यूल्स आते हैं, क्योंकि इसको हर वक्त बैटरी चाहिए होती है, तो उसके बने बने आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, और उस मॉड्यूल के साथ आप I2C में या SPI में जो वो सपोर्ट करता है उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड, मिनट्स, आवर, डेट, मंथ, ईयर आ जाएगा, और कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, करंट टाइम क्या है, और सारी उसकी जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं यहाँ पर आप राइट करेंगे, और ये वो डाटा है जो कि आप रीड कर सकते हैं, और ये उन्होंने उसके एड्रेसेस दिए हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या ये जो डिवाइस है, क्योंकि हमने लगाई हुई यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था कि हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, और इसका एड्रेस क्या है, इस डिवाइस के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है। कई दफ़ा आपको देखेंगे यहाँ पर पोर्टिस के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है कि आप जो किसी डिवाइस का एड्रेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर मेंशन नहीं है डिवाइस का एड्रेस। तो मैंने देखा कि इसकी डाटा शीट में मुमकिन है मेंशन हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसकी एड्रेस डिकोडिंग में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इसकी एड्रेस क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये उन्होंने इसका एड्रेस दिया हुआ है 11011000। तो ये इसका एड्रेस है, ये इसका 7 बिट का एड्रेस है। 1101 यानी कि अगर देखें 12 और उसके बाद 13 यानी कि C और D, ये D0 इसका एड्रेस है। तो इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसको एड्रेस भेजना होगा। ठीक है, अगर हमें इसका हम प्रोटोकॉल में हमें क्या करना होगा, हमने इससे डाटा रीड करना है। ठीक है, स्लेव में ट्रांसमिट करना है। हम अभी फिलहाल इसमें राइट कुछ नहीं करें, जो उसका इसके अंदर टाइम सेट हुआ हुआ है मैं उसको रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वाला देखें, ये जो ट्रांसमिशन वाला भी काम करेंगे कि स्लेव ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, स्लेव ट्रांसमिशन मोड में सबसे पहले मैं मास्टर हूँ, माइक्रो कंट्रोलर मास्टर है। मुझे पहले स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट करना होगा, फिर ये एड्रेस देना होगा। ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस मैंने देख लिया, ये है D0। उसके बाद मैंने इससे डाटा रीड करना है। ठीक है, इससे डाटा रीड करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं अगर रीड करने के लिए रीड करने के लिए इसको 1 करना पड़ेगा। यानी कि मैं सबसे पहले जो डाटा भेजूंगा, बाइट भेजूंगा, वो होगा पहले मैं स्टार्ट बिट करूंगा, उसके बाद मैं इसका स्लेव का डिवाइस एड्रेस भेजूंगा, उसके बाद 1 बिट यानी कि D0 इसका एड्रेस है, और आगे आखिरी बिट 1, तो D1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें कोड में, मैंने यहाँ पर कोड में इनिशियल वेरिएबल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बहरहाल यहाँ पर मौजूद है कि पोर्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं की, तो ये फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, जस्ट कमेंट आउट, राइट, बिकॉज आई डोंट नीड इट राइट नाउ। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, I2C init, इसको मैंने 10 किलो के बिट पर सेकंड के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट बिट जनरेट की, और उसके बाद मैंने क्या किया, I2C राइट, और ये किया D और 1। ठीक है, D1 का अगर मैंने इस डिवाइस के ऊपर कोई डाटा राइट करना है तो मैं यहाँ पर D0 कर दूंगा, लेकिन मैंने क्योंकि इसमें रीड करना है तो मैंने इसको यहाँ पर D1 कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें से ये सारी चीज़ें रीड करनी, मैंने इतनी सारी रीड कमांड्स की हैं, और ये जो सारे के सारे 1 लिखे हुए हैं ना, ये 1 का मतलब अगर आपको रीड, अगर आप देखें इसमें, तो इसमें रीड जो है वो क्या करता है कि उसको मैं उसके आगे जो उसके पैरामीटर हैं, I2C रीड, किधर रीड नहीं खोल रहा, आई विल हैव टू स्क्रॉल थ्रू। ये रीड जो है ये क्या करता है, इसको मैं एक् के लिए भेजता हूँ कि भाई एक्नॉलेजमेंट इसके बाद जनरेट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट जनरेट करनी होगी कि भाई मुझे मिल गया डाटा। ठीक है, उसको कहते हैं ना एक्नॉलेजमेंट, कि मैं डाटा रीड करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट करूँ। अगर मैं करना चाह रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट जनरेट, तो मैं 1 लिखूंगा, अदरवाइज मैं उस पर 0 लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर कोड में इतनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा रीड किया है, और हर दफ़ा मैं एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं रीड किया, और मैं एक्नॉलेज करूँगा कि भाई मुझे डाटा मिल गया है, और उसके बाद स्टॉप कर दूँगा। बस सिर्फ यही मेरे कोड में हो रहा है। ये मैंने इसको इतनी दफ़ा रीड क्यों किया है, क्योंकि इसकी डाटा शीट में ये सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, अगर आप इसकी डाटा शीट में देखें तो ये क्या क्या भेजता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। वैसे ये रिसीव मोड, ये ट्रांसमिट मोड, तो ये ट्रांसमिट मोड है इसमें। ठीक है, तो ये मैं उसको पहले ये यहाँ पर ये दिया हुआ है डाटा शीट में कि मुझे अगर स्लेव यानी कि ये जो डिवाइस अगर ये ट्रांसमिट मोड में होगी तो क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट
सीक्वेंस आना चाहिए, उसके बाद इसका डिवाइस एड्रेस आना चाहिए जो कि फिक्स्ड है 110 और ये 000। उसके बाद क्योंकि इसने स्लेव ने ट्रांसमिट करना है, यानी कि मास्टर ने रीड करना होगा, मास्टर ने रीड करना है, स्लेव ने ट्रांसमिट करना है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट की जाएगी स्लेव की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर ये डाटा ये डाटा ट्रांसमिट करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट यानी कि मास्टर ने जनरेट करनी होगी, फिर डाटा, फिर एक्नॉलेजमेंट, और इस तरह हमारे ये ख़त्म हो जाएगा। आखिर में देखें ए के ऊपर बार है, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो ऑलराइट, सो लेट मी सी कि डाटा कहाँ पर लिखा हुआ था कि ये क्या क्या डाटा हमें सेंड करता है। बेसिकली आपको सेकंड्स, मिनट्स, आवर, डे, मंथ, ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डाटा इसके पास मौजूद है, 7 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि हमने ऐसे रीड करना है। इसको और भी जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं पूरी डाटा शीट को स्क्रॉल थ्रू करूँ। दिस इज अप टू यू। सो 1 2 3 4 5 6 7 डाटा पॉइंट्स हैं, डाटा वैल्यूज हैं जो कि मैंने रीड करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पास सबसे पहले सेकंड्स आएंगे, अभी करंट सेकंड्स क्या है, मिनट्स क्या है, आवर्स क्या है, फिर डे क्या है, फिर डेट, मंथ, ईयर, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्लॉक को देखें, इंशाल्लाह हम इसको रीड करके कंफर्म करेंगे। सो कोड सिर्फ इतना सही है, सिंपल सा, इसको मैंने बिल्ड किया और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पहले से इसको मैंने यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। 40 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर मैं चला रहा हूँ इसको, और अगर आप स्लोअर फ्रिक्वेंसी पर चलाएंगे तो मुमकिन है आपकी इतनी हाई स्पीड कम्युनिकेशन ना हो सके। आप ट्राई कर लेंगे किस क्रिस्टल के ऊपर ये कम्युनिकेशन हो जाती है। अच्छा, ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है, यस आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये क्रिस्टल देखें, इसमें भी यहाँ पर देखें, इसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर डाटा शीट में गिवन है। जस्ट स्क्रॉल, ये देखिए, विद 32.768 किलोहर्ट्ज़ क्रिस्टल। ठीक है, तो ये इसने इस क्रिस्टल बताया है कि ये क्रिस्टल इसको चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पर इसकी यही वैल्यू जो यहाँ पर किताब में उन्होंने लिखी हुई, जो उसकी डाटा शीट में लिखी है, वो उस वैल्यू का क्रिस्टल मैंने सिमुलेशन में यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इसने कम्युनिकेशन करनी है, ये उसकी क्रिस्टल जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये मैंने कोड इसमें डाल दिया है। सो अब, और इसके साथ मैंने, अच्छा ये मैंने आपको I2C का नहीं बताया, जिन लाइन्स के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है उन लाइन्स के ऊपर मैंने I2C का डीबगर भी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगा, अभी आप देखें जो डाटा रिसीव हो रहा है, ये देखें, ये I2C7 जो डाटा रीड कर रहा है उसमें मैं कुछ कर नहीं रहा, बल्कि अगर आप देखिए I2C रीड में अगर हम जाएँ, रीड में तो ये रिटर्न कहते हैं, रिटर्न 1 बाइट फ्रॉम द स्लेव। अब एक बाइट जो आपका स्लेव रिटर्न कर रहा है उसको मैं कहीं सेव नहीं कर रहा। ठीक है, वो बाइट ज़ाया हो रही है, तो वो मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, बल्कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जो डाटा रिसीव हो रहा है वो ज़ाया हो रहा है, मैं उसको सेव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो लाइन्स है ना उनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। एक मैंने ये काम किया, और अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने इन्हीं लाइन्स को यहाँ पर अपने ऑसिलोस्कोप में भी लगा दी, ताकि मैं देख सकूँ कि ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, जो अप एंड डाउन सिग्नल जो है, आई कैन वॉच देम हैपनिंग। सो बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये सारी कम्युनिकेशन आ गई है, और मैंने इसको पॉज कर दिया है सिमुलेशन को। अच्छा, इसमें यहाँ पर आपके पास ये जो विंडो खुली हुई है, ये I2C डीबगर की विंडो है, और ये जो खुला हुआ है DS क्लॉक, ये क्लॉक की वजह से खुल गया, क्योंकि मैंने मॉड्यूल लगा हुआ है, इसने मुझे बताया कि इसके अंदर करंट वैल्यू क्या है, इसने किस वैल्यू को रीड किया है। ठीक है, अब ये टाइम इसके पास है 13 यानी कि दिन के 1 बजे, और इसका मिनट्स इज 17 मिनट्स एंड सेकंड्स आर 26। डेट आज 30 नवंबर 2021। ठीक है, तो उसने आज की डेट जो है वो ये जनरेट कर रहा है कि ये इसके जो अंदर डाटा शीट में अगर आप देखें, जो वैल्यू अंदर इसके स्टोर किए वो मेरे से सिस्टम से उठा के अंदर स्टोर कर दिए, और यही वैल्यू वो ट्रांसमिट करे मेरे माइक्रो कंट्रोलर को। मेरे माइक्रो कंट्रोलर में यही वैल्यू रिसीव होनी चाहिए। अब ये वैल्यू यहाँ पर रिसीव कैसे होगी, ये मैं अभी, क्योंकि मैं माइक्रो कंट्रोलर में जो डाटा रिसीव करूँ उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करा, तो वो वैल्यू ज़ाया हो रही है। बहरहाल मैं उस वैल्यू को इस डीबगर के अंदर देख सकता हूँ। तो डीबगर के अंदर देखें, उसने मुझे बताया कि कितनी देर में, यानी कि 10.46 माइक्रोसेकंड के बाद मुझे ये वैल्यू रिसीव हुई है। अच्छा, ये जो आप देखें SR, ये सब क्या होते हैं, ये मैं खास से आपके कहाँ पर लिखा हुआ होगा, इस डाटा शीट में भी होना चाहिए, लेकिन ये आपके पास जो I2C का प्रोटोकॉल है ना, उसमें इन बिट्स के नाम होते हैं। कह रहे हैं शायद यहाँ पर भी लिखा, मैं आपको दिखा दूँ। जो S होता है वो स्टार्ट बिट के लिए होता है, A एक्नॉलेज के लिए होता है, और P जो होता है वो स्टॉप बिट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा होगा, ये देखें यहाँ पर भी लिखा है, ये आपको बहुत जगह मिलेगा जिस स्टैंडर्ड। S इज स्टार्ट, A इज एक्नॉलेज, और यानी कि उसको जब एक्नॉलेजमेंट कोई एक बाइट नहीं है, जब उसको इस सीक्वेंस के बाद एक बिट मिलेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक्नॉलेज है। इसी तरह स्टार्ट भी कोई एक डाटा बाइट नहीं, स्टार्ट एक सीक्वेंस है, तो जब उसको स्टार्ट सीक्वेंस मिलेगा तो वो उसका जो डीबगर है उसको रिकग्नाइज करेगा, कहते हैं, वो कहेगा मुझे स्टार्ट सीक्वेंस मिल गया है, तो उसके बाद मुझे एक्नॉलेज मिल गया है, फिर उसके बाद मुझे स्टॉप बिट मिल गई है। ठीक है, और एक और चीज़ उसमें होती है जिसे कहते हैं SR, वो मैं आपको बता दूँ बिफोर वी प्रोसीड टू द सिमुलेशन। SR क्या होता है? SR अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, वो होता है रीस्टार्ट। ये देखिए रीस्टार्ट,
ये स्टार्ट है और एक है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट क्या होता है? रीस्टार्ट issues repeated start signal. This is the generic routine that uses active I2C module previously activated. तो ये तो एक्चुअली रीस्टार्ट यहाँ पे क्योंकि नंबर नहीं लिखा हुआ है कौन सा I2C स्टार्ट हो रहा है, हम नॉर्मल स्टैंडर्ड रीस्टार्ट को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रीस्टार्ट जो है वो आपके पास ये रिपीटेड स्टार्ट है, इसका नाम है रिपीटेड स्टार्ट। ठीक है, रिपीटेड स्टार्ट क्या होता है? अब मैं आपको जरा, रिपीटेड स्टार्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपका मास्टर है, उसने कम्युनिकेशन करनी है और वो कम्युनिकेशन करने के बाद जिसने यानी कि एक उसने यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट की, उसके बाद उसने एड्रेस दिया, उसने डाटा ट्रांसमिशन मुकम्मल की। अब वो जब रिलीज कर रहा है तो वो ये नहीं चाहता कि कोई और डिवाइस इस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन से दो ही हैं, एक आपके पास SDA है और एक आपके पास SCL है। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि आपका मास्टर के वो, क्योंकि वो मजीद कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो वो इसके बाद ये स्टॉप सीक्वेंस जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टॉप सीक्वेंस है, ये जनरेट नहीं करेगा। इस स्टॉप सीक्वेंस की जगह वो दोबारा स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट कर देगा, उसको कहते हैं रिपीटेड स्टार्ट। ठीक है, वो दोबारा स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट करेगा, उससे तमाम डिवाइसेस को पता चल जाएगा कि भाई अभी वो बस इस्तेमाल हो रही है, अभी मैं उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, तो स्टॉप बिट की जगह एक और स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट करेगा, जिसे कहते हैं रिपीटेड स्टार्ट। तो आप अपने कम्युनिकेशन में रिपीटेड स्टार्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और उसका जो सिंबल है आपके प्रोटीएस में, अच्छा प्रोटीएस में आपको कैसे पता चलेगा? इसमें ठहरे, प्रोटीएस की अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें, मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि सिमुलेशन चल रही है, डबल क्लिक करें, इसकी हेल्प में जाएं तो आपको इस मॉड्यूल की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने वहीं से जाकर देखी थी और आपके पास इतनी इस्तात होनी चाहिए, मैं आपको खोल के दिखा दूं कि आप हेल्प पढ़ें और उसमें देखें कि ये कैसे काम करता है। तो उसकी जो I2C डीबगर है, उसके क्या क्या उसमें कमांड होती है, विंडोज़ होती हैं, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस देखें, एस, ये एक मिनट रहे हैं यहाँ पर क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ये एस का क्या मतलब है, SRTAN, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करना आना चाहिए कि आप खोल के चेक करते हैं कि ये हम कैसे काम करते हैं। बहरहाल आई जस्ट स्टार्ट दी सिमुलेशन अगेन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, जो डाटा आया है उसने यहाँ पर मुझे दिखा दिया। ठीक है, इसने मुझे क्या डाटा दिखाया है? सबसे पहले एस और SR, ये थोड़ा सा इशू है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसमें एरर है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको आए नजर शुरू में। लेट मी सी इफ आई कैन, इस दफ़ा ये देखिए, शुरू में कोई ग्लिच आ रही है, आई एम नॉट रियली श्योर ये क्यों आ रही है। जब भी मैं इनिशियलाइज करता हूँ तो वो ये जनरेट कर देता है। इनिशियलाइज जब मैं करता हूँ ना तो ये पल्स जनरेट करता है, जो कि ये क्लॉक देखें, ऊपर वाली जो येलो वाली है वो आपके पास क्लॉक है और नीचे वाली जो है आपके पास डाटा है। तो क्लॉक वाली की और डाटा के ऊपर, दोनों के ऊपर ये थोड़ी सी पल्स आती है, तो ये इसको फॉल्सली इसको स्टार्ट समझ लेता है। थोड़ा सा ये चक्कर, आई डोंट नो कि ये सिमुलेशन का मसला है कि क्या चक्कर है प्रोटीज का। आई हैव नॉट बीन एबल टू डायग्नोस कि मसला क्या है। छोटी सी एक पल्स आती है जिसको ये फॉल्स स्टार्ट मैं इसको कहूँगा कि फॉल्स स्टार्ट है। बहरहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, क्यों इसको हम सिमुलेशन में तो काम करें आपकी सिमुलेशन, लेकिन एक्चुअल हार्डवेयर में लगा देखना पड़ेगा कि ये, मुझे तो अंदाज़ा ये है कि दिस इज़ कोई मेरी सिमुलेशन में या इसकी सम ग्लिच इन द सिमुलेशन। बहरहाल अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास स्टार्ट सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास ऊपर वाली क्लॉक है। तो जब आपकी क्लॉक आपकी हाई थी तो आपका डाटा लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, क्लॉक आपकी हाई होगी, ये देखें यहाँ पर आप देखें तो आपकी क्लॉक क्या होनी चाहिए, आपकी क्लॉक होनी चाहिए हाई और आपका डाटा जो है वो यहाँ से हाई से लो हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। आपके पास अगर सिमुलेशन में देखें, क्लॉक आपके पास यहाँ पर आपके पास हाई है और आपके पास डाटा स्क्रीन यहाँ पर लो हो गया। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस आपको आ रहा है नज़र यहाँ पर, ये आपका जो सीक्वेंस है, दिस इज़ योर स्टार्ट सीक्वेंस। ये आपका स्टार्ट सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो गया कि ये आपके पास पहले से हाई थी और ये लो हो गया। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट सीक्वेंस। तो ये इसको रिकग्नाइज कर लिया, तो यहाँ पर इसने एस जनरेट कर दिया, बल्कि दो एस आ रहे हैं और एक SR आ रहा है। दिस इज द फॉल्स फ्लैग। ठीक है, दिस इज द फॉल्स फ्लैग मेरे ख्याल से। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखें यहाँ पर D1 आ गया। D1 हमने जो हमने सेंड किया था, अगर आप कोड में देंगे, सबसे पहले हमने D1 सेंड किया था, और जो कि इसके डिवाइस एड्रेस है, और 1 हमने लिखा था जो कि इसका राइट के लिए, यानी कि इसमें से हम स्लेव में से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, यानी कि इस डिवाइस में से डाटा रीड करके माइक्रो कंट्रोलर में डालना चाह रहे हैं, उसके लिए आ गई। उसके बाद उसने ये एक्नॉलेजमेंट, यानी कि स्लेव जो है उसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया है कि मैंने इस एड्रेस को रिसीव कर लिया है, तुमने जो एड्रेस भेजा है और इसको मैंने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको पता है कि उससे डाटा रीड किया जा रहा है, तो उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने 27 भेजा। 27 क्या है, ये सेकंड, ये देखें यहाँ पर, ये जो 27 आपको नजर आ रहा है, 27 सेकंड करंट टाइम, उससे लेकर 27 सेकंड यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर मास्टर ने एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया, क्योंकि हमने उस आगे मन रखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने मास्टर की कोड में लिखा हुआ है कि हर दफ़ा जब भी मैं रीड करूँगा तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है। ठीक है, तो उसने 27 रीड किया, और ये वाला जो एक्ट सिग्नल है ये जनरेट किया है मास्टर ने। ये एक्ट जो था ये जनरेट किया था स्लेव ने, क्योंकि स्लेव ने
एड्रेस को रिसीव किया था और कहा था कि मेरे पास एक यानी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई है, मेरे पास एड्रेस आ गया है। ये एक जो है ये आपके मास्टर ने जनरेट किया है, क्योंकि और हमने कोड में ये इसको बताया था। ये देखिए कोड में हमने इसको बताया था कि देखें आगे जो सारे वन लिखे हुए हैं ना, ये सारे वन ये बता रहे हैं कि जब भी रीड करो डाटा को तो रीड करने के बाद सक्सेसफुल रीड के बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट करो। ये वो वाला है सिग्नल, ठीक है। सो ओके, सो ये आपके पास एक आ गया। उसके बाद 21 यानी कि ये सेकंड्स है, ये मिनट्स आ गए, 21 मिनट्स आ गए। फिर एक मास्टर ने कहा कि भाई मेरे पास एक और पीस ऑफ डाटा आ गया, और 1300 आवर्स, तो 1300 आवर्स का उसने यहाँ पर दिया। उसके बाद एक दोबारा जनरेट कर दिया। उसके बाद उसने आपके स्लेव ने क्या भेजा, 03 भेजा। 03 के बाद क्या होता है, उसके बाद डे है आपके पास, डे। ये आप इसकी डाटा शीट में पहले क्या चीज़ आती है, ये इसकी डाटा शीट में लिखी हुई है कि वो किस सीक्वेंस से डाटा भेजता है। पहले सेकंड्स, फिर आवर्स, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, उसके बाद डे। डे जो है मेरे ख्याल से ये काउंट संडे को 1 करता है, तो इसने आज क्योंकि मंडे ट्यूसडे है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, तो 1 से स्टार्ट करता है, 1 से 7 तक। इसकी वैल्यू 1 से 7 तक हो सकती है। ये मुझे कैसे पता चला, डाटा शीट में। इस डिवाइस की जो डिवाइस आपके पास लगी इसकी डाटा शीट में देखें, उसने 3 भेजा, नहीं आज का दिन जो है वो 3rd है, यानी कि ट्यूसडे है। फिर इसके बाद मास्टर ने दोबारा एक्नॉलेज जनरेट किया। फिर उसके बाद 30 उसने सेंड किया, यानी कि आपके स्लेव ने दोबारा 30 सेंड किया। 30 क्या है, आज की डेट 30। मास्टर ने एक्नॉलेज किया। फिर उसने भेजा 11 यानी कि मंथ, उसने फिर मास्टर ने एक्नॉलेज किया। और फिर 21 यानी कि साल कौन सा है, और फिर मास्टर ने एक्नॉलेज किया। एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि यहाँ पर स्टॉप बिट नहीं आई। स्टॉप बिट का जो होता है वो सिंबल होता है P, स्टॉप बिट नहीं आई। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम देखते हैं। सो लेट्स क्लियर दिस, लेट मी क्लोज दिस, और इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। अब इसकी डाटा शीट अगर मैं खोलूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, या होप आई कैन फाइंड इट। अब ये देखें यहाँ पर बल्कि लिखा हुआ भी है, पर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस डाटा शीट। इसका तरीका ये कि जब आखिरी मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये स्लेव ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि ये डिवाइस ट्रांसमिट कर रही है, मास्टर रिसीव कर रहा है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जब मैं आखिरी बाइट रीड करूं तो साथ में एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजना, मैंने मैक भेजना है, ठीक है। ये इंडिकेट करने के लिए ये आखिरी बाइट है, अब मैं और कोई बाइट रीड नहीं करूंगा। तो इस डिवाइस को बताने के लिए मैं एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं नॉट एक्नॉलेज करूंगा, उसको आखिरी बाइट को एक्नॉलेज नहीं करूंगा, तब उसको पता चल जाएगा कि ये आखिरी बाइट थी, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि स्लेव जो है वो कहता है कि मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये आखिरी बाइट है जो कि आप रीड कर रहे हैं। अगर आप आखिरी बाइट रीड करें, इसके बाद आप कोई बाइट रीड नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर एक की जगह नैक भेजेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर, अगर मैंने देखें यहाँ पर मैंने आखिरी बाइट तो रीड की है, ये मैं सारी बाइट रीड कर रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी। जब मैं आखिरी बाइट रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं एक जनरेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा मास्टर एक जनरेट करेगा कि भाई मैंने एक्नॉलेज कर लिया, मैंने डाटा रिसीव कर लिया। इसको मैं 0 कर दूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि आखिरी बाइट पे मैं एक्नॉलेजमेंट ना करूँ। अब दिस इज़ दी, अब उसकी पूरी रिक्वायरमेंट जो थी डाटा शीट की वो मुकम्मल हो गई, और होपफुली इंशाल्लाह उसने आखिर में स्टॉप बाइट जनरेट करेगा। अब स्टॉप कर दिया इसको, लेट मी जस्ट स्टार्ट इट अगेन, पॉज। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखें, अब आखिरी जो बाइट रिसीव हुई 21 यानी कि साल। उसके बाद मैंने जो मास्टर ने क्या भेजा है, एन भेजा है, यानी कि नॉट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजा, उसकी जगह एन आ गया। अब और आपके स्लेव को पता चल गया कि कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गई है, और फिर उसने पी भेज दिया, यानी कि उसने यहाँ पर जो आपको यहाँ पर स्टॉप जनरेट हुआ है। स्टॉप भी आपकी तरफ से जो है वो मास्टर जनरेट करेगा, ठीक है। तो मास्टर की ये आपके पास कम्युनिकेशन की ये जो रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर ली है, और ये पूरा का पूरा डाटा पैकेट हमारे पास रिसीव हो गया। और डाटा जो पैकेट की जो वेव फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज़ इट। अगली क्लास में मेरे ख्याल से ये हमारा I2C का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, सो वी विल, क्लास का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो विल स्टॉप टुडेज क्लास एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी आर लीविंग ऑफ टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।